मैं हूं अफसा कोमल। इस वक्त जो कुछ मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहा है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, पाकिस्तान के जो अवाम है वो बहुत ही तशवीश का शिकार है और उनको तशवीश होनी भी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पॉलिटिकल पार्टी, उनका चार्ज क्राउड है कारकुनान का, जो कि इस्लामाबाद के अहम तरीन मकाम डी चौक तक पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ हतमी जो रुकावटें हैं वहां पर कंटेनर्स हैं वो बाकी हैं, लेकिन उनके जो हौसले हैं वो भी दीदनी हैं, वो भी तारीखी बुलंदियों के ऊपर हमें नजर आते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला ये जो काफिला है ये तमाम तर हुकूमती रुकावटों को अबूर करते हुए और बज़ाहिर बगैर किसी बड़ी मुज़ाहमत के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में दाखिल हो गया, जैसा कि उनका दावा था। और उसके बाद हमने दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से धमकियां भी दी जाती रहीं कि जो भी दाखिल होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बात फिर इस नहज पर पहुंची है कि पीटीआई के नुमाइंदगान को बार बार इमरान खान से मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं। अब ये जो मुलाकातें हैं इसकी ज्यादा तफसील हमारे सामने नहीं आ सकी, लेकिन हम रिलाय कर रहे हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस बयान पर, जिसमें वो इस हद तक बता रहे हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात और बातचीत हुई, अब ये वो तस्लीम करने पर आ गए हैं। मगर उनके भी जो बयानात हैं उस पर किस हद तक यकीन किया जाए, ये एक सवालिया निशान है। हम आपको कुछ सुनवाते हैं बयानात की, उनकी एक तफसील। पहले तो आप सुनिए कि उन्होंने आज मुज़ाकरात के हवाले से जब बात इस नहज पर पहुंच गई थी तो किस अंदाज में तस्दीक की। गोली का जवाब गोली बहुत आसान था। अभी मैंने आईजी साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें, और वो मुज़ाकरात करते हैं, टाइम गेन करते हैं, आगे जाते हैं। आप उनसे पूछ लें उनकी पार्टी की से क्या संजानी का फैसला नहीं हुआ था, क्या संजानी जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था, सब कुछ था, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है। तो उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, क्योंकि पीटीआई के साथ इनके साथ हाथ हो जाएगा। अब संजानी के हवाले से जिक्र है, लेकिन कल रात तक आप खुद भी सुन रहे होंगे, हमारे नाजरीन भी देख रहे होंगे कि किस अंदाज में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात की बात से मुकम्मल इनकारी थे और कह रहे थे कि किसी भी किस्म की बातचीत का कोई इम्कान नहीं है। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं, ये जो वो कहते हैं बातचीत करनी, फिर वो अदालत से करें जिन्होंने उनको रहा करना है। ये धरने अगर इन्होंने धावे बोलने हैं तो मैं वो शख्स हूँगा जो कहूँगा कि बिल्कुल कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, ना होने चाहिए। टी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर। मुज़ाकरात कोई नहीं है, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। ये टाइम लाइन थी पिछले 4 दिन की। 4 दिन वजीर दाखिला किस अंदाज में कहते रहे कि मुज़ाकरात होने भी नहीं चाहिए। सो हम आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे हुकूमत की नाकामी की, इस अंदाज की जो वजीर दाखिला का रहा है, और धमकियों से लेकर हमने देखा कि आज मामलात उन्होंने आईजी पुलिस के हवाले करने का जो फैसला किया और उसका ऐलान किया। सो ये कैसा एक रवैया रहा हुकूमत का। फिर बुलेट्स चलाने की धमकियां भी दी गई उनकी तरफ से, और जो एक अंदाजे तर्ज था उसकी डिस्कशन होगी। पीटीआई के लिए भी हम बात करेंगे कि इस एहतजाज को पुरअमन रखना उनके लिए कितना अहम होगा, क्योंकि जो आज पीटीआई के वर्कर्स हैं उन्होंने एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों, जो मीडिया वर्कर्स थे, उनको भी निशाना बनाया। सहाफ़ी कुरतुलैन शिराजी बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए काम करती हैं, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके लिए मुश्किल हो गया रिपोर्टिंग करना, हालांकि उन्होंने प्रेस की जैकेट भी पहनी हुई थी। फिर इसके अलावा GTV के टेक्निकल टीम है, DSNG स्टाफ, उनके को भी जख्मी किया गया। एक न्यूज़ एक चैनल है, उनको के दफ्तर के ऊपर हमला होने की खबरें हैं। आलमी खबरसां इदारा है AP, उसके कैमरामैन यूसुफ के ऊपर भी तशद्दुद किया गया। ये तो कुछ वाकयात हैं। इसके अलावा जो कल रात को सूरत हाल बनी उसमें पेश आने वाले वाकयात में 3 रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई, जिनकी नमाज जनाजा में आज वजीर आजम और आर्मी चीफ ने शिरकत की। अब मामलात इस नहज तक कैसे पहुंच गए, क्या प्लानिंग थी, क्या वजह है कि ये एहतजाज होने से पहले ही रोक नहीं लिया गया, क्या ये सियासी रवैये हैं जो हुकूमती शख्सियात ने भी अपनाए, तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम में वैसे हमारे साथ तफसीली बातचीत के लिए कारों का पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले हमने राब्ता किया है ये जानने के लिए कि सब चीज़ों के ऊपर तो वजीर दाखिला हावी हैं, नून लीग क्या सोच रही है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ही बुलंदोबांग किस्म के दावे थे बिलखुसूस वजीर दाखिला के कि कोई भी आएगा अरेस्ट होगा और कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा, और हम इतने पावरफुल हैं कि हमें किसी किस्म के मुज़ाकरात की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो मुजाहिरीन है इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं वो डी चौक तो पहुंच चुके हैं। तो ये किसका फेलियर है? शहबाज शरीफ की हुकूमत का इसको हम फेलियर कहें, नून लीग और उनके इत्तेहादी कोई काउंटर बयानिया नहीं बना सके या कोई सियासी किरदार नहीं अदा कर सके, या वजीर दाखिला का फेलियर है? देखें, अगर आप हुकूमत वक्त का फेलियर कहें या आप कामयाबी कहें एक सूबाई हुकूमत की वफाक पे चढ़ाई की, या
रियासत की कमजोरी या नाकामी समझें। मैं तो ये समझता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि अगर यही कुछ होना था, यही कुछ करना था, जो हम पिछले कई दिन से सुन रहे थे कि जनाब किसी को रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे, किसी को इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, इस तरह की बातें सुन रहे थे, तो फिर आपको पूरा पाकिस्तान बंद करने की क्या जरूरत है? और अगर पूरा पाकिस्तान बंद किया था किसी हादसे से बचने के लिए, तो हादसा तो फिर भी हो गया। 3 रेंजर के जवान शहीद हो गए, 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। आज कोई मुज़ाकरात आप कर भी लेते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर क्या जो शहीद होने वाले कानून को पर अमलदारी करवाने वाले शहीद हुए हैं, वो खून किसके हाथ से हम तलाश करेंगे? और जो अरबों रुपए का रोजाना नुकसान होता रहा रियासत का, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? और फिर क्या ये बताए कोई ये फैसले करने वाले या इसकी एक मैनेजमेंट तरतीब देने वाले कि भाई अगर जत्थों के जरिए आपने मुज़ाकरात करने हैं या जत्थों ने आके बैठ जाना है, मुसल्ला जत्थों ने, और अगर ये कोई बात करता है, बड़ी माजरत से आपसे भी मैं ये कहूँगा कि ये सियासी लोग नहीं है, ये सियासी वर्कर का शेवा नहीं है, ना सियासी वर्कर इस तरह ट्रेन तरबियत याफ्ता होता है जिस तरह ये तरबियत याफ्ता हैं, और जिस तरह ये कानून नाफज करने वाले लोगों को, अदारों में बैठे लोगों को जिस तरह ये जख्मी करते हैं या शहीद करते हैं, या जिस तरह ये यहाँ तक पहुंचे हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत न होती तो ये यहाँ तक पहुंच सकते? और क्या ये पहली दफा आए हैं? मियां साहब, ये बात भी तो कही जाती है कि पहले ये आ गए क्योंकि उस वक्त इनको सहूलतकारी, मैं इस पे भी आपसे बात करूंगी कि उस वक्त इनके साथ एस्टैब्लिशमेंट थी तो उन्होंने धरना दिया था, नून लीग की साबका माजी की हुकूमत। लेकिन इस वक्त आपसे ये जरूर बताएगा कि फिर शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो सिर्फ मजम्मत करने के लिए ही रह गई है? नकवी साहब किसके एमा के ऊपर ये सारे फैसले करें, और नून लीग जो है उसके लिए इसके क्या असरात होंगे? मॉडल टाउन का जो वाकया हुआ था उसने बहुत अरसे तक आप लोगों को हॉन्ट किया, धरने हुए आप लोगों के खिलाफ, एक लेबल लगा आपकी जमात के खिलाफ, तो आज कैसे इससे आप इजहार लाताल्लुकी कर सकते हैं? ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब के वजीर दाखिला कर रहे हैं, ये का एक रद्द अमल था या फेलियर था सिक्योरिटी जो भी हुआ, इससे आप कैसे लाताल्लुकी कर सकते हैं? देखें, मैं किसी तौर पर भी लाताल्लुक होना नहीं चाहिए और किसी को ये कहना भी नहीं चाहिए। वही बात ये है सीधी सी कि अगर सहूलतकारी जिसका आपने जिक्र किया कि उस वक्त चले सहूलतकारी हो रही थी, तो इन 8 माह में क्या सहूलतकारी नहीं हो रही? 8 माह में वो 8 दफा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसने यलगार की है, बगावत की है बाकायदा रियासत के खिलाफ। तो 1 दफा, 2 दफा हो गया, 3 दफा हो गया, तो बगावत के बाद क्या आप ने कोई मेयर्स लिए? किसी ने उनको ये समझा लिया या किसी ने उसकी सजा दी? उसको नहीं दी। अरबों रुपया आप रोकने पे खर्च कर रहे हैं और वो अरबों रुपया चढ़ाई के लिए खर्च कर रहे हैं। अरबों रुपया कौम का जाया हो रहा है, लोग सफर कर रहे हैं, और आप सब अगर एक दूसरे को ये कह दें कि ये विन विन सूरत हाल है या हमने मुज़ाकरात करवा दिए, जेल में किसी को मिल के आ गया, तो भाई फिर आइंदा सियासी जमातें बनाने की जरूरत नहीं है। 10-15 हजार मसल्ला जत्थे का मेंबर आप तैयार करें और हुकूमत वक्त कोई भी हो, अगर ताकत आपके पास है तो आप अपनी बात मनवा लिया करें, और अगर आप हार गए तो वो अपनी मर्जी थोप दिया करेंगे। फिर आइन कानून पाकिस्तान में तो कोई चीज है ही नहीं। सहूलतकारी की जो आप बात करते हैं मियां जावेद साहब, ये डी चौक पहुंचना भी आज ऑलमोस्ट आप जो पहुंच चुके हैं, ये भी किसी आपकी नजर में सहूलतकारी का नतीजा है? देखें, अगर अफसा आप मुझे ये सिर्फ बता दें कि क्या पंजाब भर में से कोई 1200 लोग भी 36 अजला से निकले हैं? नहीं निकले। क्या सिंध से लोग आए हैं? क्या बलूचिस्तान से लोग आए हैं? खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं। इनको 3000 कह लें, इनको 5000 कह लें, इनको 2000 कह लें, मगर इसमें 90% तरबियत याफ्ता लोग हैं। और ये बार बार मैं बात करता रहा कि अगर 8-9 माह में ज़मान पार्क में तरबियत ट्रेनिंग जो दी गई थी, जो पेट्रोल बम बना के फेंके जाते थे आइन कानून नाफज करने वाले
अदारों पे, तो उसका नतीजा आपने फिर 8-9 माह बाद देखा था, 9-10 नहीं। लेकिन मियां साहब एक और चीज का नतीजा भी तो हो सकता है, कल तक आपके रहनुमा जी, चले आप मुकम्मल कर लें। अब एक सेकंड प्लीज, मैं आज नहीं, मैं बहुत पहले से कह रहा था, पिछले 7-8 माह से कह रहा था कि एक सूबे, मुकम्मल सूबे में, पूरे सूबे में जो ट्रेनिंग तरबियत हो रही है उसके नताइज पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। और उस वक्त कहा जाता था कि जनाब हुकूमत आपकी है, सहूलतकारी कहाँ से, तरबियत कैसी, मजाक उड़ाया जाता था। आज आपने फिर देख लिया कि वो ट्रेनिंग तरबियत याफ्ता लोग हैं। आपके कानून नाफज करने वाले अदारे अगर मजामत करते तो बहुत ज्यादा खून बहता, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। मगर मुझे ये बताएं, अगर आज यहाँ कहा जा रहा है कि डी चौक में जो आ गया उसको वापस नहीं जाने देंगे, तो भाई ये काम आपने अटक किले पे, अटक के पुल पे क्यों नहीं कर लिया? आपने ये काम पेशावर मोड़। तो मियां साहब, अगर राना सनाउल्लाह साहब होते जिन्होंने एक दफा अटक पुल पे रोक लिया था मुजाहिरीन को, तो वो मोहसिन नकवी साहब से बेहतर किरदार अदा करते आपके ख्याल में बतौर वजीर दाखिला? मैं ये समझता हूँ कि जो राना सनाउल्लाह की हिकमत अमली थी वो बेहतर थी आज से, वो साबित हुआ। आपने ये देखें कि पूरे पंजाब को आपने बंद किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान को आपने लॉकडाउन किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, और एक सूबे के लोग, और सूबे के लोग भी नहीं आए, आपके 4-5 हजार तरबियत याफ्ता दहशतगर्द जो हैं, इश्तिहारी जो हैं, वो आपको पूरी पाकिस्तानी अदारों को आगे लगाए हुए हैं। मियां साहब, आखिर में ये जो आप बात कर रहे हैं, अब आप उनको कह रहे हैं कि ये जत्थे हैं, अता तारड़ साहब ने कहा ये खरीदे हुए कारकुनान हैं, इससे पहले अता तारड़ साहब हों या अज़मा बुखारी साहब हो, वो इस किस्म के बयान देते थे कि आइए ये रुकावटें फलांग के, यानी उनको तरगीब देते रहे, उनकी गैरत जगाते रहे। आप लोग ये बात क्यों कंसिडर करने को तैयार नहीं है कि ये एक पोलिटिकल पार्टी है जिनका लीडर भी जेल में है और उनकी एहलिया अब निकल कर इसको लीड कर रही है, तो इसमें ऑर्गेनिक क्राउड भी हो सकता है, लोगों के जज्बात भी इससे मुंसलिक, ये चीज ज्यादा आप लोगों के खिलाफ वरगला नहीं रही इस कारकुनान को? नहीं अफसर, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना कि आके दिखाओ, जो वज़रा कहते रहे कि ये देखें मैं फिर रहा हूँ फलां जगह, यहाँ कुछ नहीं है, ये हुकूमत वक्त का काम नहीं होता। कोई भी हुकूमत हो, किसी भी हुकूमत के वज़रा हो, ये किसी तौर मुनासिब नहीं होता इस तरह की गुफ्तगू करना। मगर जो आप बात कर रही हैं कि ये जो कुछ हुआ या जो कुछ देखने को मिल रहा है, देखें बड़ी दुखी दिल से ये बात कह रहा हूँ कि ये यकीनन वो जत्थे हैं, वो मुसल्लह जत्थे हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं और उनको सहूलतकारी मुयस्सर थी। आप मुझे ये बताएं कि रात को आप नेगोशिएट करते हैं, आप इतराफ क्यों नहीं करते कि कहाँ से दबाव है? आप इतराफ क्यों नहीं करते कि सहूलतकारी कहाँ से है? आप इतराफ क्यों नहीं करते कि आपके हाथ बंधे हुए हैं? आप कौम को बताएं ना कि आपकी मजबूरियां क्या हैं, कि आप एक सूबे की हुकूमत को रोक नहीं सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सारे सरकारी वसाइल से आप पे चढ़ाई करते हैं और हर माह बात करते हैं और आप चुप करके उसको छोड़ देते हैं। अब ये बताएं आपकी मजबूरी क्या है? मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और वो भी बहुत सारे सवालिया निशान उठा रहे हैं जो रोल रहा बिलखुसूस वजीर दाखिला का इस एहतजाज के हवाले से। अब हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करी हैं नादिया नकी साहिबा, डॉन की हमारी सीनियर कॉलीग हैं और एंकर पर्सन है। नादिर गुरमाई साहब भी डॉन पे एंकर पर्सन और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मुर्तजा सोलंकी साहब सीनियर तजज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नादिया, मैं आपसे स्टार्ट करना चलें, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब वापस आएंगे तो हम आगाज करेंगे इस पे गुफ्तगू का और ये इस पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो रोल हुकूमत का रहा, क्या वो ज्यादा जिम्मेदाराना और सियासी होना चाहिए था। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो ये कहते हैं कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि ये लोग आ चुके हैं, तो अब कोई तवक्को ना रखें बातचीत और मुज़ाकरात की। साथ ही ये भी कहा कि जो जानी नुकसान है उसकी जिम्मेदार एक खातून है। एक खातून से मुराद बुशरा बीबी जो PTI के इस एहतजाज को लीड कर रही हैं। नादिया नकी साहिबा हमारे साथ है, नादिर गुरमाई साहब हैं और मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी हमसे बातचीत करेंगे। नादिया, आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आप फासले पर बैठी हैं कराची में और फासले से कुछ ज्यादा क्लैरिटी से चीजें समझ आती
आती हैं। सो ये बताइएगा कि आपकी नजर में वाकई को पीटीआई ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया कल जो सारा कुछ हुआ, या देयर इज मोर टू इट जो हुकूमत कह रही है कि हम जिस किस्म का रद्द-ए-अमल देंगे? या मियां जावेद साहब इस ब्रेक से पहले हमसे बात कर रहे थे और वो हर चीज को कोई मिली भगत ही समझते हैं कि कोई सहूलतकारी हो रही है, कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ अक्सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, दैट जब आपने देखे कि हुकूमत ने एक इंतहाई इकदाम लिए, हर जगह कंटेनर्स लगाए, खंदकें खोदते हैं, हर तरह के रास्ते बंद किए, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले रास्ते हों, पंजाब से आने वाले रास्ते हों, यानी तमाम तर वो रास्ते जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे उनको बंद किया गया। जब इतने कंटेनर्स आप लगाते हैं तो मेरी हुकूमत के बहुत सारे अहलकारों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। बात ट्रैक रिकॉर्ड की नहीं है, बात यह होती है कि हुकूमत कैलकुलेट करती है कि ये इतना क्राउड पुल कर सकते हैं, इतने लोग आ सकते हैं, ये इनकी तैयारी है, और उस तैयारी को देखते हुए ही उन्होंने इतने ज्यादा कंटेनर्स और इतने ब्लॉकेट्स क्रिएट किए थे। अब आते हैं कि क्या हुकूमत नाकाम हुई? फिलहाल तो बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि डी चौक नहीं आने दिया जाएगा, इस्लामाबाद ये नहीं दाखिल हो सकेंगे, वो करने में कामयाब हुए। देखिए, हुकूमत जो है वो रिसीविंग एंड पर होती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप या तो ताकत का इस्तेमाल करें, वो भी गलत है क्योंकि उसके भी बहुत इंतहाई नताइज सामने आते हैं, पहले भी करके देख चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि आप पहले इंगेज करते हैं। अभी जिस तरह से अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि अब मज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी दोनों अतराफ से मैं देख रही हूँ, चाहे वो हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ, दोनों ने एक इंतहाई पोजीशन जो है वो इख्तियार की हुई है। और इस वक्त कोई और तरीकाकार नहीं है कि जब इतने सारे मुजाहिरीन इस्लामाबाद के शहर में, आपके कैपिटल में मौजूद हों, आपका मुल्क एक तरह से बंद हो, पिंडी हो, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो। देखिए, एक दिन भी मुल्क बंद होता है, दुकानें बंद होती हैं, कारोबार, तालीमी इदारे और रोजमर्रा की जिंदगी जिस तरह से लोग महजूज होकर रह गए हों, तो यकीनन ये सबके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। तो मेरे ख्याल से मज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो अब हुकूमत पहले ये कहती थी कि वो आने नहीं देगी, और देखें वो आ चुके हैं। अब वो ये कह रही है हम किसी किस्म के मज़ाकरात नहीं करेंगे। तो आर दे रियली श्योर कि वो नहीं करेंगे? क्योंकि इससे फिर मामलात मजीद खराब होंगे। क्या आप इस्लामाबाद को बंद रखेंगे? क्या आप लोगों को इसी तरह से बिठाए रखेंगे यहाँ पर? ये तो मुमकिन नहीं है। सो हुकूमत ने ही एक रास्ता निकालना है, और इस रास्ते के लिए मज़ाकरात ही एक रास्ता है जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। नादिर, अब आपके ख्याल में, अब आप सारी चीजों को ऑन ग्राउंड ऑब्जर्व करते रहे हैं जो सिचुएशन रही है, सो ये पीटीआई का इस्लामाबाद पहुंच जाना और बज़ाहिर जो रुकावटें हैं उसको बासानी अबूर करते हुए, ये कामयाबी रही पीटीआई के इस जो आ रहा था काफिला, या फिर आप समझते हैं कि बहुत सी चीजें मुंतजिर हैं उनकी, जिस किस्म की गुफ्तगू हुकूमत कर रही है? 9 मई को भी ऐसी ही सूरत हाल थी कि उस वक्त कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ सब ने देखा। कोई क्रैकडाउन के हवाले से ट्रैप की सी सूरत हाल है, या आप समझते हैं कि कामयाबी है पीटीआई की यहाँ पर पहुंच जाना? देखें, जो पीटीआई ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी थी, और उस हवाले से अगर हम शुरू से बात करें तो हुकूमत की जो हिकमत अमली थी, उन्होंने शायद कैलकुलेट जो है वो सही नहीं कर पाई। हुकूमत के पास एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती हैं। अब अगर ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो काफिला है उसमें मुसल्ला जत्थे, मुसल्ला अफराद जो है वो मौजूद हैं, तो ये रिपोर्ट्स तो एजेंसीज की जानिब से हुकूमत के पास पहले ही मौजूद होती हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि उस वक्त जब हुकूमत ने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील किया, और ना सिर्फ इस्लामाबाद को, आपको याद होगा कि माजी में जितने एहतजाज हुए हैं उसमें कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आप पूरी मोटरवे को बंद कर दें। इस्लामाबाद के दाखिली पॉइंट्स को जरूर बंद किया गया है माजी में भी, लेकिन इस मरतबा इकदाम कुछ माजी से ज्यादा सख्त हमें नजर आए। फिर कहा गया कि आप अटक पुल जो है वो रेड लाइन है, वो आप क्रॉस नहीं कर सकेंगे। फिर कहा गया कि टोल प्लाजा जो है वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे, 26 नंबर चौंगी जो है वो आप क्रॉस नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो तमाम रुकावटें पीटीआई के वर्कर्स जो है वो हटाकर इस वक्त वो डी चौक पर पहुंच चुके हैं। तो इस हिसाब से तो अगर हम कहें तो हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो मौसर नजर हमें नहीं आई। कैलकुलेशन हुकूमत की गलत थी। दूसरा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से अब भी ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, और यही बात वज़ीर दाखिला जो हैं वो पहले भी करते रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उन्होंने एक दफा कहा था कि अगर गोलियां 26 नंबर चौंगी पे चलेंगी तो आपको कोई नजर नहीं आएगा। तो इशारतन ये कहा जाता है कि ताकत का इस्तेमाल होगा। डी चौक पर पहुंचने के बाद अब अगर ताकत का इस्तेमाल होता भी है तो ये हमदर्दी पीटीआई को ही मिलेगी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पीटीआई की जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल है वो किसी हद तक कामयाब नजर आ रही है। मुतालबा तस्लीम होते हैं नहीं होते वो एक अलग बात है।
दूसरा, वजीर दाखिला की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने कहा कि पहले मैंने रोका था आईजी को और अब मैंने उनको कहा है कि आपने जैसे हैंडल करना है आप करें। तो ये अगेन जो है हुकूमत गलती करने जा रही है कि एक सियासी जमात के कारकुनान जो डी चौक पर मौजूद हैं, उनका मामला क्या अब इस्लामाबाद के आईजी जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने फैसला क्या करना है, या ये सियासी फैसला है और इसको सियासी तरीके से हल करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आईजी के हवाले से ये कहना कि अब उनको कह दिया है जिस तरह वो हैंडल करें, ये एक और बड़ी गलती होगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत वो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाने जा रही है जो 26 नंबर पे नहीं हुई, जो अटक पुल पे नहीं हुई, जो टोल प्लाजा पे नहीं हुई, अब वो डी चौक पर होगी। अब यहाँ पर डी चौक पर जब आज हमने जो मनाजिर देखे, वो माजी में भी हमने देखा है कि इतनी शेलिंग, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल माजी में भी इतना नहीं हुआ जितना आज हुआ। पुलिस का और इंतजामिया का मौक़िफ़ भी है कि जो शुरका हैं उनकी जानिब से भी फायरिंग हो रही है, पथराव हो रहे हैं, शेलिंग हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हुकूमत ने कैलकुलेट सही नहीं किया और हुकूमत इस वक्त तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले किए हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ गलत होता है तो उसका मुकम्मल कर ले आप जी, तो उसका तमाम बोझ जो है वो मोहसिन नकवी साहब नहीं उठाएंगे, वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर आएगा। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को इस मामले को देखना चाहिए। और मुज़ाकरात जो कि अब कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात हुए हैं, स्पीकर हाउस में भी हुए हैं और इसके अलावा भी मुज़ाकरात। इसमें मैं नाज़िर आपकी तरफ जब दोबारा आती हूँ, आप हमें प्लीज वो टाइमलाइन जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि इससे पहले जो बातचीत का एक सिलसिला रहा, नकवी साहब के बयानात का हम तकाबली जायजा लेने की भी पोजीशन में नहीं है क्योंकि उनके बयानात आपस में बहुत से बयानात मैच भी नहीं कर रहे हैं। नादिया, नकवी साहब के रोल के हवाले से आप बात करें, एक गैर सियासी शख्सियत है और एक गैर सियासी सा उनका रवैया भी हमें नजर आया जब वो कहते हैं मुज़ाकरात यकसर मुस्तरद करते हैं इस आइडिया को। देखिए, मोहसिन नकवी साहब को मैं इस तरह से देखती हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो भी फैसले कर रहे हैं अफसा, वो उनके खुद के फैसले नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत है और मेरे ख्याल से वो जहाँ से भी डिक्टेशन ले रहे हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कह दूँ कि आज भी मेरे कई अहम लोगों से मुलाकातें भी हुई और बातचीत भी हुई। जो स्टिकिंग पॉइंट है इस वक्त तहरीक इंसाफ में और जिनके पास पावर्स है वो 9th में ही है और उससे आगे वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। वो इस पूरी चीज़ को जिस तरह से देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जिस तरह से इस वक्त एहतजाज कर रही है या इमरान खान साहब ने जिस तरह की डिमांड्स क्रिएट की हुई हैं, वो ये कहते हैं कि रियासत जो है वो अपनी रेट ज़रूर स्टैब्लिश करके दिखाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि रियासत अपने घुटने टेक दे और रियासत ने अभी तक जो है वो बड़े तहम्मुल से काम लिया है। वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की कोई ताकत का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि फिर वो आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे लाशों की सियासत करना चाहती है। और यही बात आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी साहब के भी मुंह से निकली। लेकिन देखिए, मोहसिन नकवी साहब का जो भी रोल हो, वो जो कमेटी तश्कील हुई जिसमें बातचीत हुई थी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी थे, मोहसिन नकवी भी थे और इसी तरह बैरिस्टर गौहर भी थे, बात यह है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उनको अपना एक बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक कलीदी किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी का भी इसमें रोल होना चाहिए। आपको याद होगा जब ताहिरुल कादरी साहब यहाँ पर आए थे। यहाँ पर अगर आप इजाजत दें, मैं आपसे, आप जो नून लीग के रोल के हवाले से बात कर रही हैं, एक सियासी हुकूमत हम हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है इस किस्म की सूरत हाल में कि सियासत को मद्देनजर रखते हुए बात की जाएगी, लेकिन पीटीआई के भी तो मामला डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। तो आप समझती हैं कि सिंबॉलिकली नकवी साहब को नून लीग की तरफ से भी आगे किया जा रहा है कि आप ही उनके साथ डील करें? उनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही, हुकूमत को तो वो तस्वुर को तस्लीम नहीं करते। देखिए, इसके दो पहलू मुझे लगते हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, आपको याद होगा कई बार नवाज शरीफ साहब ने ये जुमला कहा था कि भाई ये इनका काम है, ये जाने, ये खुद ही हैंडल करें, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो मेरे ख्याल से वो पीछे हट के वो सिर्फ देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब हैंडल कर रहे हैं, यानी कि जो मुक्तदर हल्के वो खुद हैंडल करें इस सारे सिचुएशन को। हम यहाँ पर बैठकर सिर्फ देखें कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है, हमारा कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मोहसिन नकवी के हवाले से आपको याद होगा बैरिस्टर सैफ जो कि खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान है, वो तो खुद कह चुके हैं कि हम बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे और वो चाहे मोहसिन नकवी ही क्यों ना हो, हम उनसे भी बात करने को तैयार हैं। तो शायद ये भी एक वजह है कि मोहसिन नकवी साहब का मौजूद होना उस कमेटी के अंदर और बैरिस्टर गौहर, असद कैसर साहब, इनसे बातचीत, शायद वो इसलिए इस उसमें तनाजुर में भी उनको देखते होंगे। लेकिन बहरहाल जिस तनाजुर में भी इस वक्त तहरीक इंसाफ भी देख रही है, ये मुमकिन नहीं है हफ्सा कि आप डी चौक पहुंच गए। नादिर कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ की एक तरह से कामयाबी हुई,
मैं नहीं मानती कि वो अभी कामयाब हुए हैं। देखिए, कामयाब तो वो जब होंगे जब उनके मुतालबात में से कोई एक मुतालबा भी वो लेने में कामयाब होते हैं। अब वो चाहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई हो, खुद इमरान खान साहब की रिहाई हो, या किसी किस्म की और जो उन्होंने मैंडेट वापसी का कहा है, 26 अमेंडमेंट की रिवोक करने का कहा है, इसके अलावा तो कामयाबी तो नहीं होगी। कामयाबी क्या यही थी कि हम डी चौक पे आ जाएंगे, हमें सिर्फ हुकूमत को दिखाना है? तो ये तो उनका एजेंडा नहीं था, ना ही ये उनका गोल है। लेकिन अपनी स्ट्रीट पावर क्या एस्टैब्लिश करने में वो कामयाब हुए हैं, इस तरफ हम जब बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे। नादिर से भी हम जानने की कोशिश करेंगे मुज़ाकरात की क्या टाइमलाइन रही उस हवाले से, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुर्तजा सोलंकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुर्तजा साहब, अब कल से आज तक जो होता रहा आपने देखा है, बड़े बड़े दावे हुकूमत की तरफ से किए गए। इस वक्त भी जो बातचीत वजीर दाखिला ने की है वो तमाम मलबा बुशरा बीबी के ऊपर डालकर उन्हीं को तनकीद का महवर बनाया हुआ है और कह रहे हैं कि ये लाशें चाहती हैं, इनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या हुकूमत की आपको स्टेट की कोई रिट नजर आई, कोई प्लानिंग नजर आई, ये हुआ क्या कल से आज तक इस्लामाबाद में आपकी नजर में? मेरे ख्याल में इन्होंने जो रिवायती तरीके हैं उनसे इस एहतजाजी मार्च को रोकने की कोशिश की। वो एक हद तक पंजाब में तो कामयाब रहे, लेकिन पंजाब में जो कामयाबी है उसकी वजह सिर्फ ये कंटेनर नहीं थे। पंजाब के अंदर वैसे भी अवामी सतह पर डी चौक जाने का कोई शौक नहीं है, वोट डालना और चीज है। ये जो एहतजाजी मार्च था उसको जिस तरीके से कंटेनरों से और टीयर गैस से, आंसू गैस से और लाठियों से रोकने की कोशिश की, वो पहले भी नाकाम रहा और अभी भी नाकाम हुआ है। तो ये पीटीआई की कामयाबी जरूर है कि वो सूबाई जो वसाइल है उसको इस्तेमाल करते हुए पहले भी आते रहे हैं और आज 2 दिनों में ये फिर आ गए। दूसरी उनकी बड़ी कामयाबी इंटरनेशनल मीडिया है और वैसे भी मीडिया है, तो उसमें उनको एक कवरेज मिली कि इस्लामाबाद जो है वो कोई ऐसा शहर नहीं है जिस पर वफाकी हुकूमत का कोई कंट्रोल हो। तो वो इसमें लाइटर नोट लोकल मीडिया में नहीं मिली, इंटरनेशनल में मिल गई, बैलेंस आउट हो गया थोड़ा बहुत। लेकिन नकवी साहब के ऊपर भी कोई तबसरा जरूर कीजिएगा वक्त की मुनासबत से प्रोग्राम। मेरे ख्याल में तमाम चैनल्स इस हद तक तो रिपोर्ट करते रहे हैं कि ये लोग कहाँ पहुंचे हैं। अब जो बुशरा बीबी का जो इनकलाबी खिताब था वो थोड़े हद तक तो चला है मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी, लेकिन वो जो उसकी कसर तमाम टीवी चैनल्स ने या अक्सर चैनल्स ने इस तरह से पूरी की है कि जो सोशल मीडिया के जो उनके चैनल्स हैं बशमूल यूट्यूब, उस पे वो उसकी कसर उन्होंने पूरी करने की पूरी कोशिश की है। चले सर, मीडिया के रोल के ऊपर तो हम कभी दोबारा बात करेंगे, या वो तो यहाँ काबिल जिक्र भी नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी अगर इस्तेमाल हुई, वसाइल इस्तेमाल हुए, तो मोहसिन नकवी साहब के पास तो पूरी स्टेट मशीनरी है। उनके बयानात थे, बुलेट का जवाब बुलेट से दिया जाएगा। गैर सियासी शख्सियत हैं लेकिन रवैया उनका काफी आमराना तर्ज उनका मालूम हुआ हमें। सो आप क्या कहते हैं, उनकी कोई कामयाबी है इस सारी सूरत हाल में? देखें, इन्होंने वफाकी हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने एक खत लिखा चीफ सेक्रेटरी को कि ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना हो। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है वो नीचे एक खत लिख दिया, तो उन्होंने गोंगलू से मट्टी झाड़ के जो है वो चुप करके बैठ गए। मेरा नहीं ख्याल है कि वफाकी हुकूमत इनको रोकने में कोई संजीदा कोशिश की हो। मैंने पहले ही बताया कि जो कंटेनर्स थे उसने लोगों को परेशान जरूर किया, लेकिन जो मुजाहिरीन थे उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। नहीं किया। ठीक है सर, मैं अब
नादिर, आप ये कहेगा, एक पहले नादिया की तरफ से होते हुए, नादिया आप जो ताज़ा तरीन बयानात हैं बुशरा बीबी के हवाले से, इस पर आप जरूर तबसरा कीजिएगा। ये उनके रोल को मुतनाज़ हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि कोई बातचीत हो रही थी, लेकिन एक और इनका मौक़िफ़ है बुशरा साहिबा का जो चाहती है कोई जानी नुकसान हो या वो टेक ओवर करें पार्टी को, इस किस्म के इल्ज़ामात हैं। शकूक की गुंजाइश है बुशरा बीबी के रोल के हवाले से, या सिंपली अपने शौहर के लिए उनकी अहलिया ने पार्टी को मोबिलाइज किया और इस हद तक किया कि जो उनका दावा था उसको पूरा किया, इस्लामाबाद लेकर आई और मुसलसल खिताब भी करती रही, लोगों को चार्ज करती रही? मेरे ख्याल से अब सर एक तो बिल्कुल अहलिया के तौर पर, और माजी में भी हमने देखा है कि किस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स की फैमिलीज, इसी तरह कुलसुम बीबी आपको याद होगा, बेगम नुसरत भुट्टो याद होंगी, खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो फैमिलीज जो है वो अपने लोगों के लिए निकली हैं। यही काम इस वक्त बुशरा बीबी कर रही हैं। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है जिसपे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए हमेशा ये मशहूर था कि वो बिल्कुल पहुंचने के बाद कहीं गायब हो जाते थे। इस मरतबा तो वो वीडियोज़ भी सामने आई जिसमें अली अमीन गंडापुर को कारकुनान रोक रहे हैं, यानी वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने रेस्ट करना है, मैंने नमाज पढ़नी है, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बुशरा बीबी लीड कर रही हैं और उनको वाज़ेह हिदायत है इमरान खान साहब की जानिब से कि आपने इसको लीड करना है, एंड पूरी पार्टी जो है वो इसको फॉलो कर रही है। एक चीज़ मैं और बताती चलूँ, जब हम ऑप्शंस का जिक्र कर रहे थे तो मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी इस वक्त तो जाहिर है कि बेलारूस का जो वफ्द है और सदर है उनके शाये हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं, लेकिन रात गए ये डिसीजन होना है कि आखिर करना क्या है, और एक शायद अहम इजलास भी मुतवक्को है, उसमें कई ऑप्शंस ज़ेर गौर आएंगे। अब वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? मज़ाकरात के भी हो सकते हैं, ताकत के भी हो सकते हैं, और जो बार बार कहा जाता है कि गवर्नर रूल का निफाज भी मुमकिन है, इसको भी अच्छी तरह से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि उसका भी एक फॉल आउट होगा अगर ऐसा कुछ होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि पारा चनार में इस वक्त जो हो रहा है, या खुद खैबर पख्तूनख्वा की जो सिचुएशन है, जाहिर है ये सवाल तो उठते हैं कि एक सूबाई हुकूमत है, उसका एक आईनी पोजीशन है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, वो इस वक्त मुस्तकिल पार्टी के एहतजाज को लीड करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो आपको ये भी बैलेंस करना है कि उनकी क्या पोजीशन है, उनके अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, और यहाँ आकर क्या वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट मजीद तो नहीं होती, और जाहिर है कि सूबे इस तरह से छोड़कर आ जाना, इस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। अहम पहलू आपने उजागर किया। ये नादिर, आप बताइएगा कि अब इस वक्त जो बातचीत है, एक जो राउंड था मुज़ाकरात के हवाले से, कोई क्लैरिटी नहीं कि वो वाकई को मुज़ाकरात थे या पैगाम ही भेजे जा रहे थे उनको कि गवर्नर राज लग जाएगा, या उनको मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी हुकूमत बाकायदा धमकियां देती रही, और भी हर तरह की, या ताकत के इस्तेमाल जो बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड वजीर दाखिला कह रहे थे। क्या वाकई उनको कोई ऑफर की गई उनके मुतालबात के हवाले से अब तक जो मुज़ाकरात की बात है, या आप समझते हैं कि गवर्नर राज की तरफ भी मामला जा सकते हैं? बिल्कुल, मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने 24 नवंबर की कामयाबी के हवाले से कहा कि ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, वो इस तरह माजी में या वैसे भी ओवरऑल अगर आप देखें तो सियासी जमात के लिए मुतालबा तस्लीम होना मैटर नहीं करता, उनका नजरिया या उनकी तहरीक को कामयाब कहा जाए, उनको हमदर्दी मौसूल हो, ये ज्यादा मैटर करता है। माजी में तहरीक जो है वो अदलिया की आज़ादी के लिए भी चली, तो क्या आज अदलिया की आज़ादी के हवाले से सवालात नहीं उठ रहे? आइन की बालादस्ती के लिए तहरीकें चली, तो आज आइन की बालादस्ती के हवाले से सवालात नहीं उठ रहे? माजी में मौलाना फजल रहमान ने एक्सप्रेस वे चौक पे आज़ादी मार्च किया था, क्या मौलाना साहब के वो मुतालबा तस्लीम हुए थे? नहीं हुए थे, लेकिन मौलाना साहब को फायदा हुआ। हाल ही में आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने महंगाई मार्च किया था और वो इसी डी चौक पर आए थे, तो क्या बिलावल साहब के उस महंगाई मार्च के बाद मुल्क में महंगाई खत्म हो गई थी? तो मुतालबात तस्लीम होना और एक पार्टी का नैरेटिव कामयाब होना, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। और ये इस दफा अगर डी चौक से ताकत के इस्तेमाल के जरिए पीटीआई को वहां से हटा भी लिया जाता है, तो ये हमदर्दी हुकूमत खुद पीटीआई को देगी और पीटीआई इसको कैश भी करेगी। दूसरी बात जो मुज़ाकरात के हवाले से है, तो मुज़ाकरात के हवाले से पहले भी मिनिस्टर एनक्लेव में मुज़ाकरात हुए हैं, और इसका सबूत ये भी है, और ये भी आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर सैफ, जिनका इमरान खान से मुलाकात करने की जो फहरिस्त है उनमें नाम भी शामिल नहीं था, बैरिस्टर सैफ जो है वो बैरिस्टर गौर के साथ मिलकर खान साहब के साथ मुलाकात करते हैं, और उसके बाद एक मरतबा फिर मुज़ाकरात होते हैं, और उसके बाद फिर अडियाला जेल में रात गए एक मरतबा फिर मुलाकात होती है। तो वो पीटीआई जो हाल ही में बड़ा परेशान थी, तहरीक चलाने का कह रही थी, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रही थी सिर्फ इस नुक्ते पे कि हमें इमरान खान से मुलाकात करवाने दी जाए, उन पीटीआई के रहनुमाओं को
दिन में 2-2 मरतबा आखिर मुलाकात की इजाजत कैसे मिल रही थी? ये पैगाम ही था जो हुकूमत का खान साहब और खान साहब का हुकूमत तक पहुंचाया जा रहा था। अब पीटीआई के बाज रहनुमा, जो सीनियर रहनुमा है जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, वो ये बात मानते हैं कि हमारे डी चौक पर पहुंचने से कोई मुल्क में इनकलाब नहीं आ जाना, इमरान खान रिहा नहीं होंगे, ये वो मानते हैं। उन्होंने 2-3 मुतालबात रखे हैं। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर आप यास्मीन राशिद जो हैं या दीगर जो खवातीन हैं कैदी, उनको रिहा करें और एक मुआहदा करें कि हम ये धरना खत्म भी करें तो आप इमरान खान को 1 माह के अंदर आप रिहा करेंगे, अगर नहीं तो आप मीनवाइल इमरान खान को बनी गाला या खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करें, उसके बाद हम मुज़ाकरात के जरिए मामलात को आगे बढ़ाते हैं। एक मुतालबा ये भी रखा गया है कि इमरान खान के तकरीबन जो केसेस हैं उनमें जमानत हो चुकी है, अब दीगर केसेस जिनमें इमरान खान की नई गिरफ्तारी डाली गई है वो नए केसेस वापस लिए जाएं। बाकी तो तकरीबन जो लीगल टीम है उन्होंने इमरान खान की जमानत जो है वो हासिल कर ली है। तो ये मुतालबात हैं जो उनके सामने रखे गए हैं। जहां तक 9 मई का ये मुतालबात है मामला है, जी तो 9 मई के हवाले से अब आप खुद ही देखें कि राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं, इरफान सिद्दीकी साहब ये कह चुके हैं कि हम हैरान हैं कि 9 मई में मुलविस जो अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो इस वक्त जो कैद में हैं, जो खान साहब के हवाले से अगर आप देख लें तो उनको कोई 9 मई में सजा तो हुई नहीं है। एक ऑब्वियसली जो चीजें हुई वो हमारे सामने है, लेकिन 9 मई के हवाले से और ये चीज बहुत परेशान करती है नून लीग को। वो मुसलसल इसके हवाले से सवाल तो करते हैं लेकिन उसका जवाब भी बज़ाहिर नजर आता है शायद मोहसिन नकवी साहब के पास ही होगा। सोलंकी साहब, अब आप ये मैं चाहूंगी क्लोजिंग कमेंट आपकी करिए इसके ऊपर कि अब मुज़ाकरात होते भी हैं, इनको किसी तरह मुंतशिर भी कर लिया जाता है तो फायदा उसका क्या होगा। उन्होंने तो ये पॉइंट प्रूव कर दिया कि हम इस्लामाबाद आए भी और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं। सो आपका मशवरा क्या होगा हुकूमत को जिसको मोहसिन नकवी साहब चला रहे हैं? मेरे ख्याल में ये लोग अपनी पॉइंट साबित करने के लिए यहाँ नहीं आए। ये लोग नहीं आते अगर खान साहब और बुशरा बेगम उनको डी चौक तक मजबूर न करते, क्योंकि जो पीटीआई की जो बकिया क़यादत है वो इसमें बिल्कुल संजीदा नहीं थी और आज भी नहीं है डी चौक पर रहने के लिए। तो उनकी तो कोशिश होगी कि ये लोग यहाँ रहें, तशद्दुद हो, कोई खून खराबा हो और उसके नतीजे में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव आए और वो खान साहब को आज़ाद करें। ये तो है उनकी अपनी ख्वाहिश। ये जो लोग मिलने गए हैं, जहां मोहसिन नकवी की और हुकूमत की ख्वाहिश थी कि खान साहब इनसे कहें कि वो पीछे हट जाएं, वहां खुद पीटीआई की जो क़यादत है वो भी बंद गली में है। तो ये एक ऐसी शादी है जिसमें दोनों फरीक राजी थे, वो जाने के लिए राजी थे और हुकूमत भेजने के लिए राजी थी। जो बुनियादी इनके जो मुतालबात हैं, जो कि गुरमानी साहब ने कहा कि ये हो सकते हैं, मुझे उनके कामयाबी के कोई इम्कानात नजर नहीं आते। हुकूमत की अब कोशिश होगी कि कम से कम सप्लाई लाइन काट के इन लोगों को मजबूर किया जाए कि वो यहाँ से भागे और फिर उनको टुकड़ियों में उनको गिरफ्तार किया जाए। और मेरा ख्याल ये है कि जब भी इनको टाइम मिलेगा वो बुशरा बेगम को गिरफ्तार करेंगे। जो वजीर आला है वो एक यरगमाली है, वो बुशरा बेगम और इमरान खान के हाथ में यरगमाल है। वो मजबूर है वहां रहने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त इमरान खान और बुशरा बेगम के हाथों में यरगमाल है। वो यरगमाल करने आए हैं इस्लामाबाद को, लेकिन खुद वजीर आला भी यरगमाल है। क्विक कमेंट नादिया, अब चंद सेकंड्स ही है मेरे पास, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि एक कलेक्टिव जो सोलंकी साहब बात कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से इसी किस्म की बात की जाती है जहां हमें अंडर एस्टिमेट करते हुए नजर आते हैं इस फैक्टर को कि पीटीआई एक सियासी पावर भी है, हर चीज को प्लांटेड नजर से देखा जा रहा है कि सब कुछ जबरदस्ती लोगों को बाहर निकाला गया है। आप समझते हैं इस हकीकत को तस्लीम करें, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है इस मामले को रिजॉल्व करने के हवाले से कि ये एक पोलिटिकल फोर्स है और ये इनके कारकुनान है जिनके जज्बात पार्टी के साथ मुंसलिक हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए जो मैंडेट है वो पीटीआई को भी मिला है, ठीक उसी तरह जैसे दीगर जमातें जो हैं जितने भी वोट्स लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्पेस अगर आप जब तक तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे, क्योंकि हम उनको सिर्फ कल और आज के इस एहतजाज के तनाजुर में ना देखें, 9 मई के बाद से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ है उनके साथ,
वो भी हम सबके सामने है कि किस तरह से लोगों के घरों के अंदर घुसकर उनकी फैमिलीज को उठाया गया, जो उनकी शिकायतें रही हैं। माजी में जब वो एहतजाज करना चाहते हैं, यानी अगर जलसा भी करना चाहते हैं, तो किस तरह के जलसे उनको दिए गए, फिर एक केस से निकलते हैं दूसरे केस में उनको बुक कर लिया जाता है। तो जब तक आप उनको एक पॉलिटिकल स्पेस नहीं देते टू फंक्शन प्रॉपर्ली, तो फिर इस तरह से तो आप जब तक किसी भी जमात को आप दबाएंगे, उनको दीवार से लगाएंगे, तो फिर यही सब कुछ होगा जो हमें नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से सियासी जमातों को सोचना होगा कि अगर जमहूरी इक़दार की हम बातें करते हैं या जमहूरियत की बातें करते हैं, इसमें ऑपोजिशन भी होगी, इसमें ट्रेजरी बेंचेस भी होंगी, इसमें एहतजाज भी होगा और सड़कों पर भी होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि तमाम वो चीजें हैं जिसको देखकर हुकूमत ने आगे बढ़ना है और तहरीक इंसाफ ने भी लचक पैदा करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप एकदम एक्सट्रीम पोजीशन लें और उसके बाद फिर आप वहां से कहें कि अब यहां से मुझसे बात की जाए। हर बार जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो काम नहीं आती। ठीक, बहुत शुक्रिया नादिया नकी। मुर्तज़ा साहब, नादिर गुरमानी इस प्रोग्राम में शरीक हुए और इसी पे बात की गई, और हम भी नाज़रीन दुआ गो हैं कि इस सारे मामले का कोई पुरअमन हल निकले। एक तरफ पाकिस्तान की रियासत है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी है। हमने आज वो मनाजिर भी देखे जो कंटेनर्स पे जो एहलकार ड्यूटी दे रहे थे वो भी वेलकम कर रहे थे कारकुनान को, और कारकुनान भी उनको वेलकम कर रहे थे। तो दुआ गो हैं कि सारे मसले का कोई सियासी हल निकले और एक बेहतर हल निकले, बजाय इसके कि जिस किस्म के बयानात वज़ीर दाखिला के थे जो क्लियरली गैर सियासी थे, क्योंकि वो एक गैर सियासी शख्सियत हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।